वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि आप यहाँ पर टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हमने 20 क्वेश्चंस को कल पार्ट नंबर फर्स्ट था जिसमें हमने सोल्व कर लिया है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर सेकेंड, मतलब 20 क्वेश्चन से आगे, मतलब टॉप 50 क्वेश्चंस के जितने भी शेष क्वेश्चंस रहे थे हमारे, उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा, वो था कि जो कि छिलका रहित वैरायटी कौन सी होती है। याद रखिएगा, छिलका रहित मतलब होता है हुस्कलेस। इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो हुस्कलेस। ठीक है, छिलका रहित जो वैरायटी होती है वो कौन सी होती है, डोलमा होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि हृदय रोगी के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त रहता है। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए जो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप इस तेल को खाइए, वो कौन सा तेल होता है या फिर क्यों करते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये पूछा जाता है कि कोई मान लीजिए हार्ट पेशेंट है, कोई डॉक्टर है जो उसे रिकमेंड कर रहा है सूरजमुखी का तेल, मतलब सूरजमुखी का तेल आप खाइए, यूज़ करिए खाने में। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि सूरजमुखी में याद रखिए लिनोलेनिक, कौन सा अम्ल पाया जाता है, याद रखिए लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा कारगर साबित हुआ है। ठीक है, इसलिए जो डॉक्टर होते हैं वो सूरजमुखी के तेल को यूज़ करने के लिए रिकमेंड करते हैं। ठीक है, अब आपको आसानी से याद रहेगा कि हृदय रोगी के लिए कौन सा तेल रिकमेंड किया जाता है, सूरजमुखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है इसबगोल पैदा करने का मुख्य जिला कौन सा है। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसबगोल, जिसे नाम क्या दिया गया है, बॉटनिकल नेम प्लांटेगा ओवेटा, क्या दिया गया है इसे, वानस्पतिक नाम प्लांटेगा ओवेटा। इसके साथ साथ याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसबगोल की जो खेती की जाती है उसका 40% जो हिस्सा, याद रखिएगा, वो जालोर में ही लिया जाता है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, जो इसबगोल पैदा किया जाता है, जो उत्पादन लिया जाता है, उसका 40% हिस्सा केवल और केवल जालोर क्षेत्र में ही लिया जाता है। इसके साथ साथ याद रखिए, इसकी एक मुख्य मंडी भी है। ठीक है, और वो भीनमाल जालोर में ही स्थित है, भीनमाल जालोर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपको पूछता है कि इसबगोल की मंडी कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे, भीनमाल जालोर में स्थित है। ठीक है, आसानी से बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि फूल गोभी में भूरापन। अब भूरापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, याद रखिए, ब्राउनिंग। क्या बोलते हैं, ब्राउनिंग। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, ब्राउनिंग मतलब बोरोन, ब्राउनिंग मतलब बोरोन की कमी से होने वाला रोग। बस इतना सा याद रखना है कि फूल गोभी में भूरापन बोरोन तत्व की कमी से होता है। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा फल उष्ण जलवायु का है। आप सभी को पता होना चाहिए, आम होता है, उष्ण जलवायु का पौधा होता है। इसके साथ साथ याद रखिए, एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एकांतर फलन की समस्या किस फल में पाई जाती है। तो याद रखिए, एकांतर जो फलन की जो समस्या होती है वो भी आम में ही पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि कद्दू की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। याद रखिए, यहाँ पर क्या पूछा है, कद्दू, जिसे काशी फल भी हम बोलते हैं। याद रखिए, अगर आपको पूछा जाता है कि काशी फल किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो, कद्दू को ही काशी फल के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी जो सीड रेट होती है प्रति हेक्टेयर, वो कितने रखते हैं, तो याद रखिए 5 से 6 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि बेर में वानस्पतिक प्रवर्धन प्रचलित विधि है। मतलब याद रखिएगा, यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है कि जो प्रवर्धन की आस्था है, प्रवर्धन की आस्था है। ठीक है, प्रबंधन नहीं है बल्कि ये प्रवर्धन है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपेजिशन। एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार करना, किस विधि के द्वारा, बताइए जल्दी से, कि बेर में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है प्रोपेजेशन करने के लिए। तो याद रखिएगा, रिंग बटिंग या टिकलीगायन, रिंग बटिंग या टिकलीगायन का यूज़ किया जाता है किसमें, बेर में। ठीक है, बेर में प्रवर्धन के लिए रिंग या टी बडिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आसानी से याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे होता है।
तो बिल्कुल आपको आसानी से पता होना चाहिए कि सुनहरी क्रांति, गोल्डन इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखिए गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो गोल्डन जो रिवॉल्यूशन है उसका संबंध होता है फल फूल से। वैसे याद रखिएगा जो पोमोलॉजी होती है उसी को आप एक तरीके से मान सकते हो सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध पोमोलॉजी से है, मतलब फलों से है। ठीक है, फलों के उत्पादन से है। फलों के उत्पादन को बढ़ाने से कौन सी क्रांति चलाई गई है? गोल्डन रिवॉल्यूशन चलाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि कुल घुलनशील ठोस किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पर याद रखिए कुल घुलनशील ठोस, वैसे आपने नाम तो सुना होगा ये, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर आपने ये नहीं सुना है तो बिल्कुल आपने इंग्लिश में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं TSS, मतलब होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड। क्या होता है? टोटल सोल्यूबल सॉलिड। और जिसकी मात्रा याद रखिए किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। आपको रिफ्रैक्टोमीटर भी मिल सकता है, इसके साथ साथ हैंड रिफ्रैक्टोमीटर भी मिल सकता है। तो जैसा भी आपको मिलता है आप उसी पर क्लिक कर देना। ठीक है, जो चाशनी है याद रखिएगा कि चाशनी में चीनी की मात्रा ब्रिक्स हाइड्रोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर 2 पॉइंट आपको नोट करवा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा कि चाशनी में जब भी मान लीजिए हमें वो प्रिजर्व करना है, हमें मान लीजिए क्या करनी है, कैनिंग हमें करनी है, तो हम क्या करेंगे? चाशनी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस चाशनी में चीनी की मात्रा कितनी है अगर आपको ये पता करना है तो आप यूज़ करोगे ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का। चाशनी में चीनी की कितनी सांद्रता है या फिर कितनी मात्रा है चीनी की, इसके लिए आप यूज़ करोगे ब्रिक्स हाइड्रोमीटर, सॉरी ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर। और अगर मैं बात करूँ इस चाशनी में पानी की मात्रा कितनी है, तब आप क्या बताओगे? ब्रिक्स हाइड्रोमीटर। ब्रिक्स हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए आप, पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए, और ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है चाशनी में चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, दोनों ही आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि अर्का सूर्यमुखी एक उन्नत किस्म है। याद रखिएगा कई इंपॉर्टेंट वेराइटी है ये, और कई बार आपको एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए याद रखिए अर्का सूर्यमुखी की अगर हम बात करेंगे तो ये किसकी वेराइटी होती है? ये होती है कद्दू की होती है। किसकी होती है? पंपकिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन कौन सा होता है? तो बिल्कुल याद रखिए इथाइलिन। अब इथाइलिन जो गैस होती है याद रखिए मुख्यतः 2 रूप में पाई जाती है। ठीक है, इथिलीन भी जिसे हम बोलते हैं, इथाइलिन भी जिसे हम बोलते हैं। इसके साथ साथ याद रखिए ये मुख्यतः 2 रूप में पाई जाती है, एक होता है इथेफोन, एक होता है इथ्रेल। ये भी याद रखिएगा, इथेफोन होती है ये गैस के रूप में होती है, और एक होती है इथ्रेल। इथ्रेल होती है याद रखिए द्रव के रूप में होती है। इथ्रेल होती है द्रव के रूप में, लिक्विड के रूप में रहती है, और इथेफोन के नाम से ये गैस के रूप में रहती है। वैसे याद रखिए जो इथेफोन का जो यूज़ किया जाता है ये गन्ने वगैरह के लिए किया जाता है। ठीक है, जो गन्ना होता है उसको अगर पकाना है तो उसके लिए हम गैस टाइप मतलब इथेफोन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन इथ्रेल की अगर हम बात करेंगे तो किसके लिए यूज़ करेंगे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए दिए। आपको भी थोड़ा सा पता तो होगा ही, अगर आप रेगुलर क्लास से लेते हो तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कई बार ये क्वेश्चन बता दिया है। और याद रखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVIMP जिसे आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि किस फल में विटामिन C की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अब यहाँ पर याद रखिए आंवला लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन में जब बारबेडस चेरी नहीं था तब का ये ऑप्शन है। याद रखिएगा अगर आपको ऑप्शन में बारबेडस चेरी देखने को मिल रहा है और आंवला भी मिल रहा है, तब आप किसको क्लिक करोगे? बारबेडस चेरी। ठीक है, तो बारबेडस चेरी और आंवला अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है तो याद रखिएगा आप हमेशा बारबेडस चेरी को ही क्लिक करोगे। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि उसमें बारबेडस चेरी आपको नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंवले पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर बारबेडस चेरी दे रखा है तो बिल्कुल आप बारबेडस चेरी पर ही क्लिक करोगे। ठीक है, माइंड में फिट कर लेना, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। बस आपको यहाँ पर याद रखना है बारबेडस चेरी से जो कम होता है वो विटामिन C की मात्रा आंवला में होती है। थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो 1000 से 3000 ppm, 1000 से 3000 ppm के समथिंग सांद्रता यहाँ पर पूछ रहा है, मतलब है ना। तो 1000 से 300 mg या शायद यूनिट, इसका अभी याद नहीं आ रहा,
विटामिन सी की बात कर रहे हैं। विटामिन सी होता है यूनिट में, और यूनिट इसकी होती है, अभी याद नहीं आ रहा, चलिए छोड़िए। वैसे इसमें mg होता है। ओके mg होता है, ठीक है, प्रति 100 ग्राम की यहाँ पर बात करते हैं, और mg में इसकी मात्रा होती है। तो बारबेडस चेरी में 1000 से 3000 mg होती है। आंवला की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लगभग 599, मतलब 595 या फिर 599 mg इसमें विटामिन सी होता है। और अगर हम बात करते हैं अमरूद, तो अमरूद में याद रखिए लगभग 300, मतलब 299, ठीक है। उसमें क्या होता है, बारबेडस चेरी में 1000 से 3000 मिलीग्राम, आंवला में 599 मिलीग्राम, और किसमें, अमरूद में होता है याद रखिए 299 मिलीग्राम। ये होती है याद रखिए विटामिन सी की मात्रा। अब आप याद रखिएगा, अगर आपको सबसे पहले देखने को मिलता है बारबेडस चेरी, तो बिल्कुल आप बताओगे बारबेडस चेरी में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम आंवले में होता है, उससे कम अमरूद में होता है, और अमरूद से भी कम नींबू वर्गीय फलों में होता है, ठीक है। इतना सा याद रखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितना होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं जेली, कुल घुलनशील ठोस का मतलब होता है TSS, मतलब टोटल सोल्यूबल सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ जैम की, सबसे पहले याद रखिए जैम और जेली दोनों का ही आपको याद रखना होगा। तो जेली का अगर आपको पूछता है तो 65%, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जैम की, तो जैम में कितना होता है 68%, ठीक है। जेली में TSS 65% और जैम में TSS 68% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, एप्पल कलर किसकी वैरायटी होती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, एप्पल जैसा कलर होता है, इसलिए इसको नाम भी एप्पल कलर ही दे दिया गया है, और ये वैरायटी याद रखिए अमरूद की होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक माइंड को थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा आपको बिल्कुल नहीं घूमना है। आपको ध्यान रखना है कि एक अमरूद की ऐसी वैरायटी है जिसका कलर क्या होता है, एप्पल जैसा होता है, इसलिए उसे नाम ही एप्पल कलर दे दिया गया है। तो अमरूद की किस्म है एप्पल कलर, किसकी है, अमरूद की किस्म है। इसके साथ साथ याद रखिए चीतीदार हुआ, चीतीदार, ठीक है, ये चीतीदार भी याद रखिए अमरूद की ही वैरायटी है, और ये भी किस नाम का पूछा गया है। इलाहाबाद सफ़ेदा हुआ, L49 हुआ, ठीक है, सरदार हुआ, ये सभी क्या होती है, ललित हुआ, ये सभी वैरायटी याद रखिए अमरूद की ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मेथी का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर लिया जाता है। तो बिल्कुल राजस्थान में लिया जाता है मेथी का सर्वाधिक उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि एक वयस्क व्यक्ति को औसत दैनिक सब्जी की कितनी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ दैनिक, मतलब डेली रूटीन में जो सब्जी की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, जो ICMR जो निर्धारित करती है जो मात्रा, उसी को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ICMR, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए जो रिकमेंड किया गया है डेली जो आप सब्ज़ी खा रहे हो वो कितनी खानी चाहिए, 300 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खानी चाहिए, एक स्वस्थ हेल्थ के लिए। लेकिन यहाँ पर याद रखिए 300 ग्राम केवल यही नहीं है कि आप केवल दाल ही खा रहे हो या फिर केवल आप आलू ही खा रहे हो, इसका यहाँ पर ये मतलब नहीं होता है। इसमें कुछ डिवाइडेशन कर रखा है, मतलब आप पत्ती वाली जो सब्जियां है, अब वह कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए पालक हो सकती है, ठीक है। पत्ती वाली सब्जियां है वो 120 ग्राम खानी है। अगर मैं बात करता हूँ खाद्यान्न फसल, तो खाद्यान्न तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते, मतलब दलहनी फसल आप मान सकते हो। यहाँ पर जो दाल वगैरह होती है, जैसे कि कोई सी भी हो सकती है, चने की भी हो सकती है, मूंग मसूर वगैरह की भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 80 ग्राम दाल बता रखी है, और बाकी जितनी भी जो कंद वाली है ये सारी, उनको मिलाकर यहाँ पर जो मात्रा रखी गई है ये याद रखिए इक्वल रखी गई है, मतलब 300 ग्राम रखी गई है। सभी को डिवाइड कर रखा है कि आप जो कंद वाली है आप इतनी मात्रा में खाइए, आप दाल को इतनी मात्रा में खाइए, पत्ती वाली सब्जी है आप इतनी मात्रा में खाइए। सबसे ज़्यादा वैसे पत्तियाँ ही बता रखी है 120 ग्राम, कि डेली रूटीन में 120 ग्राम पत्तियों की सब्जियाँ खानी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए, बस आपको यहाँ पर याद रखना है 300 ग्राम। और अगर आपको पूछता है, याद रखिए ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रतिदिन जो 300 ग्राम जो सब्जियाँ हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, उनमें से कितनी %, मतलब कितनी ग्राम जो सब्जियाँ है वो पत्तियों वाली होनी चाहिए,
तो याद रखिए 120 ग्राम। कितनी? 120 ग्राम पत्तियों वाली सब्जियाँ डेली रूटीन में होनी चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है। तो याद रखिए यार, टोगनबर्ग की अगर हम बात करते हैं तो ये एक क्या होती है? सींग रहित वैरायटी होती है। किसकी होती है? बकरी की होती है। क्या होती है? याद रखिए ये सींग रहित वैरायटी होती है, और याद रखिए ये होती है बकरी की वैरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि कुसुम के बीज में तेल की मात्रा कितनी % पाई जाती है। तो याद रखिए कुसुम की अगर हम बात करेंगे तो 30 से 35%। 30 से 35% क्या होता है? इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है, ऑयल की इसमें मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि अंधी गुड़ाई किसमें संभव है। तो बिल्कुल याद रखिए, जो इसे हम बोलते क्या है, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? याद रखिए इसे ब्लाइंड होइंग। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड होइंग। ब्लाइंड होइंग इसका मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है? ब्लाइंड होइंग, अंधी गुड़ाई किसे कहते हैं? बता सकते हो? कमेंट सेक्शन आपके सामने है, अगर आपको आता है तो बता दीजिए जल्दी से, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आपको कुछ आता है। वैसे डेली स्टूडेंट है, मतलब डेली जो क्लासेस लेते हैं वो आसानी से बता देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ यहाँ पर नए स्टूडेंट डेली जुड़ते हैं तो उनके लिए बार बार बताना पड़ता है, उसी क्वेश्चन को बार बार आपको समझाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए डेली आपके साथी है जो नए नए यहाँ पर ऐड होते रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे दिमाग में मत लाया करिए कि सर ये तो क्वेश्चन दोबारा से आ गया। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो जाते हैं, हमें भी पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर याद रखिए डेली के डेली कुछ नए बंदे आ रहे हैं, नए स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उनको भी यहाँ पर समझाना पड़ता है, उनकी भी यहाँ पर सोचना पड़ता है। ठीक है, तो डेली हम नई क्वेश्चंस भी क्लियर करेंगे, उसके साथ साथ जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो हम पहले सोल्व कर रखें, लेकिन उनको भी हम सोल्व करेंगे ताकि आपके दिमाग में वो फिट होने जाएंगे। जो भी क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछे आते हैं, बिल्कुल आपके माइंड में सेट होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बोलता है ऑप्शन की तो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, बस राइट आपके मुँह से ना राइट आंसर निकलना चाहिए, बस इतना सा माइंड को बना लीजिए। ठीक है, ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़े। वैसे ऑप्शन आपको रहेंगे जब आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम लगेगी, कोई कॉम्पिटिटिव लगेगी, तो सभी में ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे ही। अगर आपकी थोड़ा सा भी भूलने की दिक्कत आती है तो ऑब्जेक्ट देख के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आपको कंठस्थ याद हो, कोई भी क्वेश्चन है वो कंठस्थ याद हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखने की आपकी ज़रूरत ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो तब है बाई चांस अगर मान लीजिए थोड़ा सा माइंड से निकल गया है, याद नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर लीजिए, ऑप्शंस को देख लीजिए, आसानी से याद आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आपको नहीं करनी है, आपको केवल कंठस्थ याद करना है। अब आते हैं ब्लाइंड होइंग पर कि ब्लाइंड होइंग होती क्या है। तो याद रखिए अंकुरण के पहले गुड़ाई करना। ठीक है, कि सोविंग तो कर दी हमने, गन्ने में क्या है सोविंग तो कर दी, लेकिन सोविंग करने के बाद अंकुरण भी नहीं हुआ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं अंधी गुड़ाई। क्या बोलते हैं? अंधी गुड़ाई। अंकुरण से पहले, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले गुड़ाई करना ही अंधी गुड़ाई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो वो होती है, याद रखिएगा, 1190 मिलीमीटर। अगर हम बात करता हूँ विश्व की, 3 पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर मैं बात करता हूँ विश्व की जो वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है, 1000 मिलीमीटर होती है। अगर मैं बात करता हूँ भारत की, तो भारत की कितनी मिलीमीटर वर्षा होती है, वार्षिक 1190 मिलीमीटर होती है। अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो याद रखिए ये होती है 575 मिलीमीटर। ठीक है, याद रख पाओगे कि विश्व में 1000 मिलीमीटर होती है, भारत में 1190 मिलीमीटर होती है, राजस्थान में 575 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन में रहेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पहले ही सोल्व कर रखे हैं, और क्लास फिर ज़्यादा लेंदी हो वो आपको भी पसंद नहीं, मेरे को भी पसंद नहीं। ठीक है, तो हम कम ही क्लास में क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन जितने भी करेंगे वो केवल हम कंठस्थ याद करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो याद रखिए 0.03%। अगर आपको परसेंटेज में पूछता है तो आप क्या बताओगे, 0.03%। और अगर आपको ppm में पूछता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अगर आपको पूछता है, तब आप क्या बताओगे, 300 ppm।
ठीक है। अगर सांद्रता पूछता है कि CO2 वातावरण में कितनी होती है, तब आप बताओगे 300 ppm। अगर आपको प्रतिशत में पूछता है तो प्रतिशत में आप बताओगे 0.03%। ठीक है, याद रखिएगा। आसानी से आपके यहाँ पर जितने भी 40 क्वेश्चंस के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बनते थे क्वेश्चन से संबंधित, उन सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हमने कवर किया है। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक ले अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर।